Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm Kuratulan and I'm here with the fourth lecture of science for class 7th. So let's continue our journey of learning science. Today we are going to start a chapter from the physics, and the name of the chapter is Heat on the Move. In this chapter, we are going to discuss the following topics: heat, temperature, conduction, conductors and insulators, convection, convection currents, radiation, and thermal imaging. Our first topic is heat. We already know that heat is a form of energy. When an object is heated, the particles present in that object start to move with great energy. Sometimes the object can change its phase with the help of heat energy. For example, a solid may be converted into liquid and a liquid can be converted into gas. जब किसी ऑब्जेक्ट को हीटअप किया जाता है तो उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं और इस मूवमेंट की वजह से वो पार्टिकल एक्सपैंड हो जाता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट अपने साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, या फिर वो ऑब्जेक्ट सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है वाटर। वाटर को जब हीट किया जाता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू गैस। इसी तरह से अगर आप एक आइस क्यूब को फ्रीज़र से निकाल के बाहर रखेंगे तो हीट की वजह से दैट सॉलिड आइस क्यूब विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर। हीट की सबसे ख़ास बात यह है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर की तरफ से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो हॉट है और एक ऑब्जेक्ट जो कोल्ड है, हीट हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है या मूव करती है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं एंड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज़ सन। आवर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट। जब आप अपना बर्नर ऑन करते हैं तो उससे भी आपको हीट एनर्जी मिलती है, और जब आप खाने बहुत सारे गरम गरम खाते हैं तो उन गरम खानों से भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। टेम्परेचर, it is the measure of how hot or cold a body is. Basically, temperature tells you about the hotness of a body. It is important not to confuse the temperature of an object with the heat energy that can be obtained from it. For example, a red hot spark from a fire is much higher than the boiling water in a saucepan. टेम्परेचर और हीट ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। टेम्परेचर से बेसिकली हम ये मेजर करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा हॉट है या किस ऑब्जेक्ट में कितनी ज़्यादा हीट एनर्जी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक मैच स्टिक को बर्न करें और एक जगह पे बॉइलिंग वाटर हो तो आप आसानी से ये बता सकते हैं कि उन दोनों में से ज़्यादा हॉट कौन सा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्वियसली द फ्लेम ऑफ द मैच स्टिक इज़ मोर हॉट देन द बॉइलिंग वाटर, और यही डिफरेंस बेसिकली उनका टेम्परेचर डिफरेंस है। वी यूज़ थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर। द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस, और we can also call it degree centigrade. How is heat transferred? I have just told you that heat is transferred from a hot object to a cold object. मगर वो कैसे ट्रांसफ़र होती है? इनमें से कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जिससे हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो। There are 3 different ways in which heat is transferred from a hot object to a cold object. And those 3 ways are conduction, convection,
and radiation. The first method of heat transfer is conduction. It is the process in which heat passes from one particle to another without the actual movement of particles of the medium. Conduction usually occurs in solid objects. कंडक्शन के अंदर हीट एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक मूव होती है, लेकिन पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव नहीं करते। जैसे कि हम जानते हैं कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स दे आर टाइटली पैक्ड टुगेदर, तो वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। लेकिन जब एक जगह से उन पार्टिकल्स को हीट अप करना शुरू किया जाता है तो वो अपनी हीट एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल ये है कि अगर आप एक स्पून को एक हॉट टी कप के अंदर रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद आप ये फील करेंगे कि जो स्पून का हैंडल है वो भी हीट अप हो चुका है। तो इस तरह से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल जो हीट ट्रांसफ़र होती है और जिसमें पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव नहीं करते, इस ट्रांसफ़र ऑफ हीट को कंडक्शन कहते हैं। Conductors and insulators. A substance which conducts or carries heat well is known as a conductor. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से हीट एनर्जी कंडक्ट हो सके या वो हीट एनर्जी को कैरी कर सके, उसे कंडक्टर कहते हैं। All the metals are good conductor of heat. For example, copper and aluminium. तमाम मेटल्स हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं और हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इसीलिए ज़्यादातर जो पॉट्स एंड पैन्स हैं वो मेटल के बने होते हैं। जितना ज़्यादा वो हीट एनर्जी को कंडक्ट करते हैं उतना ही अच्छा उनमें खाना जो है वो बन सकता है। And insulators are those substances which do not conduct or carry heat energy. The examples are glass and wood. ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हीट एनर्जी को कंडक्ट या कैरी नहीं करते। आपको ये जान के हैरत होगी कि एयर इज़ ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि एयर भी एक इंसुलेटर है और वो तमाम मटेरियल जिसके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है वो बहुत अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, wool and feathers, they can trap air inside them, so they are a very good insulator. Blankets and jackets keep us warm because they are made up of soft material which traps a lot of air between the fibers, so they keep us warm. The second method of heat transfer is convection. It is the process in which heat is handed over from one point to another by the actual movement of particles of the medium. It usually occurs in liquids and gases. कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हीट ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह तक, लेकिन इसके अंदर पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करके अपने साथ हीट एनर्जी लेके जाते हैं और ये ज़्यादातर लिक्विड्स और गैसेस के अंदर होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है बॉइलिंग वाटर अगेन। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द लिक्विड इज़ बीइंग हीटेड और वो पार्टिकल्स जो हीट के या फायर के करीब हैं वो ज़्यादा हीट अप होने के बाद उस जगह से मूव करके ऊपर की तरफ चले जाते हैं और कूलर पार्टिकल्स उनकी जगह ले लेते हैं और इस तरह से जैसे जैसे पार्टिकल्स हीट अप होते जाते हैं वो अपनी जगह से अपनी हीट एनर्जी लेके मूव करते जाते हैं। Convection currents. The movement of warm and cold gas or liquid produces a convection current. लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होते हैं and it plays a very important role in the weather condition of a place. During the day, the sun warms up the land more quickly than the sea. The warm air above the land rises
and this is because the hot air is lighter than cold air. This sets up a convection current so that during the day cool breezes blow in from the sea. दिन के वक्त जब लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उसमें गर्म हवा प्रोड्यूस होती है। गर्म हवा की ख़ास बात यह है कि ये हल्की होती है, तो ये ऊपर की तरफ उड़ जाती है और उस जगह को रिप्लेस करने के लिए समंदर से कूल सी ब्रीज उस जगह पे पहुंच जाती है। तो दिन के वक्त हमें समंदर से ठंडी हवाएं मिलती रहती हैं। At night the opposite occurs. The land cools down more quickly than the sea. The air over the sea is warmer, so it rises. और रात के वक्त इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। लैंड बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाती है और समंदर की तरफ से गर्म हवाएं आना शुरू हो जाती हैं, तो समंदर की तरफ ज़मीन की तरफ से ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है, जिसको कूल लैंड ब्रीज भी कहा जाता है। Let's talk about ocean currents. जिस तरह हवा गर्म होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, इसी तरह से the waters of the oceans and the sea constantly move from one place to another, and this movement of this water is known as currents. These currents are driven by the winds. The warm water gets up and the cold salty water stays down or sinks. Radiation. It is the third method of heat transfer in which heat travels in a straight line from one point to another without heating the medium. ये एक बहुत ही यूनिक टाइप का हीट ट्रांसफ़र मेथड है, but a quite common one. The earth is warmed up by the heat energy which is coming to us from the sun. और सन हमसे तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर मौजूद है। सन से जो एनर्जी हम तक पहुंचती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह कंडक्शन के ज़रिए तो पहुंच नहीं सकती, क्योंकि स्पेस में कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते। स्पेस इज़ अ वैक्यूम। तो सूरज की रोशनी हम तक इस तरह पहुंचती है कि बीच में कोई पार्टिकल मौजूद नहीं होता और इसीलिए बीच में कोई मीडियम हीटअप नहीं होता। इसकी एग्ज़ाम्पल आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम माइक्रोवेव में कोई चीज़ गर्म करने के लिए रखते हैं, तो थोड़ी देर के बाद जब हम उसे निकालते हैं तो सिर्फ वो ऑब्जेक्ट हमें गर्म हुआ हुआ मिलता है, जबकि उसके अंदर जो माइक्रोवेव का एनवायरनमेंट है वो उतना ज़्यादा हीटअप नहीं होता, क्योंकि हीट ने मीडियम को हीटअप नहीं किया, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पर हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। इस तरह की हीट ट्रांसफ़र को रेडिएशन कहा जाता है। Reflecting or absorbing radiation. Shiny and light surfaces reflect heat, while matte and black surfaces are good at emitting and absorbing radiated heat. जब रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, तो या तो वो ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट करता है या फिर उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। अगर वो उसे रिफ्लेक्ट करता है तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, लेकिन अगर वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। जो लाइट कलर के और शाइनी सरफेसेस हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो डल ब्लैक सरफेसेस हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसी वजह से हमें गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने का मशवरा दिया जाता है, ताकि लाइट कलर के ड्रेसेस हीट को रिफ्लेक्ट करें और ज़्यादा हीट अप ना हो। और सर्दी में इसीलिए डार्क कलर के ड्रेसेस यूज़ किए जाते हैं, ताकि वो हीट को अब्जॉर्ब करें और बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने में मदद कर सकें। इसी तरह से जब सूरज की रोशनी रेडिएशन के ज़रिए अर्थ तक पहुंचती है, तो अर्थ
में कुछ ऐसी गैसेस हैं जो सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप करती हैं. Most of the heat energy is reflected from the earth into the space, while some of the energy is trapped inside the earth's atmosphere. And there are some gases which helps in trapping these energy, such as carbon dioxide. अगर ये गैसेस ना हो तो फिर हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी क्योंकि वो सारी की सारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगी. लेकिन अगर ये गैसेस ज़्यादा हो जाएं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इसके अलावा अदर पोल्यूटेंट्स जो कि हमारी एयर के अंदर मौजूद हैं, तो वो हीट एनर्जी को हमारी अर्थ से रिलीज़ होने नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है और इस चीज़ को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. तो अर्थ का एटमॉस्फेयर जब एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप करता है तो इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. लेकिन पोल्यूटिंग गैसेस की वजह से जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है. Thermographs. Thermal imaging cameras use special films to take photographs with infrared radiations. These photographs are called thermographs. Thermal imaging cameras basically they have the ability to detect heat present in an object. और जब किसी की इमेज थर्मल इमेजिंग कैमरा से ली जाती है तो उसको ही थर्मोग्राफ कहा जाता है. थर्मोग्राफ की ख़ास बात ये होती है कि उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट के डिफरेंट हीट कंटेंट का पता चलता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा हीट अप होता है तो वो रेडिश कलर का नज़र आएगा, और अगर वो कोल्ड है तो वो ब्लूइश कलर का नज़र आएगा, और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हीट एनर्जीज़ के साथ हैं उनके कलर्स भी इन बिटवीन ही होंगे. Thermographs are used in medicine because diseased tissue is often warmer than healthy tissue. थर्मोग्राफ इमेजिंग को मेडिसिन में यूज़ किया जाता है क्योंकि एक बॉडी का ऐसा पार्ट जिसमें कोई बीमारी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है. तो जब एक इंसान का ये एक जानवर की बॉडी का थर्मोग्राफ लिया जाता है तो जो ऑब्जेक्ट डिजीज़्ड होता है उसका कलर बहुत ज़्यादा डिफरेंट आता है, उसको ईज़िली डिटेक्ट किया जाता है. इलेक्ट्रिकल कंपनीज़ थर्मोग्राफ को यूज़ करते हैं ताकि वो ये पता चला सकें कि किसी जगह से इलेक्ट्रिसिटी लीक तो नहीं हो रही या कोई पावर लाइन ओवरहीट तो नहीं हो रही. इसी तरह से बिल्डिंग्स में अगर कुछ लोग ट्रैप हो जाएं तो उस जगह की भी थर्मल इमेज ली जाती है, तो उससे ये पता चल जाता है कि किसी जगह पे कौन सा इंसान या कौन सा जानवर किस जगह पे फंसा हुआ है. At the end of today's lesson, let's have a review of today's lecture. In today's lecture, we have discussed the definitions of heat and temperature and methods of heat transfer including conduction, convection and radiation. And then we discussed greenhouse effect and thermographs. Time for home assignment. So my dear children, I hope you have understood today's lecture and you can easily do these questions. Question number 1. Define heat, temperature, conductor and insulator. Question number 2. Describe 3 methods of heat transfer. Question number 3. What are thermographs? What are their uses? Question number 4. Describe greenhouse effect. Thank you for watching the video. Allah Hafiz.